अच्छा, हम इसको थोड़ा-सा पीछे से मज़ीद देख लेते हैं कि हमने बात की थी प्रोटीन्स की और उसमें हमने ज़िक्र किया था कि 20% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जो हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं और डिफरेंट किस्म के ये फंक्शंस जो हैं बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रोटीन्स। और इनके जो स्ट्रक्चर है वो इनके फंक्शनिंग के लिए उसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अलावा ये कि हमारी बॉडी में ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर रहे होते हैं, इनका अपना इनके फंक्शंस होते हैं डिफरेंट। और ये बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की रेगुलेशन में अपना ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो मेंटेन कैसे रहता है, वो हम जब इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिफरेंट तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो इनके स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इनकी स्पेसिफिक शेप में होना ज़रूरी है प्रोटीन्स का, ठीक है। तो जिन इमाइनो एसिड स्मॉलर सब यूनिट से ये बनी होती हैं वो इमाइनो एसिड्स जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आपस में स्पेसिफाइड मैनर में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और एक इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो हम फिर देखते हैं कि मुख्तलिफ डायमेंशंस में हम उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद फिर हमने पेप्टाइड बॉन्ड की बात की थी कि इमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और जी जी बोलिए। जी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मैं स्टार्ट इस मैंने की हुई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, तो इमाइनो एसिड की हमने बात की थी कि इमाइनो एसिड जो हैं उनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और इमाइनो ग्रुप भी होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो ये कार्बन है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है उसे हम कहते हैं ये अल्फा कार्बन है। अब उसी कार्बन के साथ इमाइनो ग्रुप भी अटैच है, ठीक है। और हाइड्रोजन भी अटैच है और उसी कार्बन के साथ एक आर ग्रुप अटैच है। और असल में जो इमाइनो एसिड का डिफरेंस आता है वो इसी आर ग्रुप की वजह से आता है, ठीक है। हर इमाइनो एसिड का जो आर ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। तो ये हमने इस पे भी हमने बात की थी, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना स्लाइड ये बहुत मजे की स्लाइड है। जो पीछे हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा ना इमाइनो एसिड्स, वो सारे आप इन दो स्लाइड से बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। आपने अपने नोट्स में जो स्ट्रक्चर बनाने हैं वो तो आपने वहां से बना लेने हैं, लेकिन आपने उनको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है उन स्ट्रक्चर्स को याद करने की और समझने की, ठीक है। आप बस एक दफा आप उनको समझ लें, अपनी नोटबुक्स में बना लें, लेकिन आपको उनको याद करने की पेपर्स के लिए, इम्तहानात के लिए ज़रूरी नहीं है आपके लिए वो करना, ठीक है। जो चीज़ें आपने याद करनी है ना वो आपको इस स्लाइड से भी बड़े अच्छे से याद हो सकती हैं कि हम 20 अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं आर ग्रुप की नेचर की बेस पे, ठीक है। उसमें हमने बात की है कि अगर हम इनको पोलैरिटी की बेस पे डिवाइड करें इमाइनो एसिड्स को तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि दो ग्रुप्स होंगे, पोलर और नॉन पोलर। अगर वो पोलर हैं तो वो या न्यूट्रल हो सकते हैं या एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं। अगर वो नॉन पोलर हैं तो उनके अंदर जो आर चेन है वो या तो अल्काइल हो सकती है या वो एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है। अगर वो अल्काइल हो तो उसमें कौन से इमाइनो एसिड्स आते हैं, अगर एरोमेटिक ग्रुप है तो नॉन पोलर इमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए अगर न्यूट्रल है तो टायरोसिन, सिरीन, थ्रियोनिन और सिस्टीन, ग्लूटामीन और एस्पार्जिन, ये जो हैं ये न्यूट्रल हैं। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो है वो एसिडिक इमाइनो एसिड्स हैं और साथ पोलर भी हैं, ठीक है। फिर बेसिक जो है वो लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ठीक है। जब आप इस स्लाइड को याद करेंगे ना और ये बहुत आसान हो जाएगा इससे आपको याद करना। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने कहा ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन मैं फिर भी आपके साथ ये शेयर करूंगी कि इससे आपके लिए याद करना बहुत आसान इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक और जो क्लासिफिकेशन की थी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की, कि इसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें फूड में उनका इंटेक ज़रूरी है और जो हमें डाइट में नहीं लेने होते, बॉडी जिनको खुद सिंथेसाइज कर सकती है वो है नॉन इसेंशियल। तो इसमें भी आप अगर सिंपली इसेंशियल को याद कर लेना, जो 8 इसेंशियल हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथ्यूनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन, अगर आप इनको याद कर लें इसेंशियल को तो इसके अलावा जो बाकी हैं वो नॉन इसेंशियल हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इस स्लाइड से इसको याद करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पेप्टाइड बॉन्ड की बात की थी कि अमाइनो एसिड्स आपस में जो अमाइड ग्रुप से लिंक करते हैं जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे थे, वो पेप्टाइड बॉन्ड भी यहाँ से आप उसको बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अमाइनो एसिड का
उसके साथ दूसरे इमाइनो एसिड के जो इमाइन ग्रुप है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल वाटर का वहां से रिलीज होता है और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आप देखिए, ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। पेप्टाइड बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है और ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बन रहा है। अब ये बन कैसे रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज हो रहा है, जो एक इमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और जो दूसरे इमाइनो एसिड का इमाइन ग्रुप है वहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। तो एक इमाइनो एसिड के इमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन रिलीज होने से, दूसरे इमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ऑक्सीजन रिलीज होने से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि कोवलेंट बॉन्ड है, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड से ही जो इमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं। अब इमाइनो एसिड आपस में लिंक किस तरह से हो रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है। जो चेन ग्रो करती है वो किस तरह ग्रो करती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आके नए आने वाले इमाइनो एसिड का इमाइन ग्रुप अटैच होता है, तो ठीक है। और इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ आप देखिए कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ जी, पेप्टाइड बॉन्ड की समझ आ गई आपको कि किस तरह से ये बन रहा है। एक, जी, एक इमाइनो एसिड का इमाइन ग्रुप और दूसरे इमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब चेन ने ग्रो करना है तो नए आने वाले इमाइनो एसिड जो हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आके अटैच होंगे, और वहां से फिर जो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, ठीक है। आज जो बेसिकली हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। आप बताइए, आपने अब तक क्या पढ़ा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में? जी जी बताइए। जी। हम्म, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, अभी हमने जो बात करनी है आज, बेसिकली हमने इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर की ही बात करनी है, क्योंकि किसी भी, जब आप बात करते हैं ना फंक्शन की, चाहे आप किसी ऑर्गन की कर रहे हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनेली की बात कर रहे हैं, जब भी आप फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। जैसा किसी चीज़ का स्ट्रक्चर होता है वैसा उसका फंक्शन होता है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो इतने डाइवर्सिफाइड इनके हैं फंक्शंस, वो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर के लिए, हाँ जी, स्ट्रक्चर की स्पेसिफिकेशन चूंकि है, इसी वजह से ये स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हर प्रोटीन का जो है वो स्ट्रक्चर उसका स्पेसिफिक होता है, वो इस वजह से कि हर प्रोटीन को एक स्पेसिफिक जीन इनकोड कर रही होती है। जीन के इनकोड करने से जो डिफरेंट इमाइनो एसिड ट्रांसलेट होते हैं, वो इमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो किसी जीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा कि किस जीन से वो प्रोटीन ट्रांसलेट हुई हुई है, ठीक है। और उससे फिर जो जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा वैसा उस प्रोटीन का फंक्शन होगा, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि एक प्रोटीन, जब हम उसको 3D में देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है एक प्रोटीन का, तो उसको समझने के लिए फिर हम पूरा हमें देखना पड़ेगा कि बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है इसका बनना प्रोटीन का। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपलेस्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल जो है कि प्रोटीन जहाँ पे ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट होती हैं, कि अमाइनो एसिड्स आपस। अच्छा चलिए, अब क्लियर आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज?
अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की, जो सिंपलेस्ट लेवल है प्रोटीन स्ट्रक्चर का, और इसमें ये होता है कि हम सिंपली ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड किस तरह से सीक्वेंस्ड हैं, किस तरह से वो एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। हम अमाइनो एसिड का सिंपली उनकी अरेंजमेंट चेक करते हैं कि अमाइनो एसिड जो हैं वो उसमें जो एक प्रोटीन को बना रहे हैं वो किस तरह से किस सीक्वेंस में आपस में अटैच्ड है। पहले नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है। इस तरह से हम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जब चेक करते हैं तो इसको हम कहते हैं हम उस प्रोटीन का हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह से एग्जांपल दी हुई है कि अगर हार्मोन इंसुलिन जो है उसको अगर आप देखें तो वो 2 चेन्स पे मुश्तमिल है। लेकिन जब आप उन चेन्स के सिर्फ अमाइनो एसिड की अगर सीक्वेंस की बात करेंगे ना कि किस सीक्वेंस से ये अमाइनो एसिड अटैच है आपस में, तो हम कहेंगे ये हम इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम ये नहीं देख रहे कि ये अब इसमें देखिए आपको डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी नजर आ रहे होंगे, ये देखिए आप सिस्टीन और सिस्टीन में, और यहाँ पे भी आप देखिए सिस्टीन सिस्टीन में आपको डाइसल्फाइड ब्रिजेस नजर आ रहे हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनके अंदर अमाइनो एसिड जो है वो किस सीक्वेंस से अटैच है। जब हम सिर्फ सीक्वेंस की बात करते हैं, अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट की बात करते हैं, उनके सीक्वेंस की बात करते हैं, तो ये होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, जो एक चेन थी अमाइनो एसिड की, वो उस चेन में क्वाइलिंग होती है और फोल्डिंग होती है। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद इस उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्वाइलिंग और फोल्डिंग हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर फिर 2 टाइप्स हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। प्लीटेड का मतलब है कि उसमें फोल्डिंग हुई हुई है। ठीक है। अगर फोल्डिंग हुई हुई है तो हम उसे कहेंगे ये बीटा बीटा प्लीटेड शीट्स हैं, और अगर वो कॉइल्ड है जो चेन्स हैं अमाइनो एसिड्स की, तो उसको हम कहते हैं ये अल्फा हेलिक्स है। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक थ्रेड की एग्जांपल लें, एक स्ट्रिंग की एग्जांपल लें, रस्सी की एग्जांपल लें, तो रस्सी जो है वो सिंपल आप उसको सीधा देखें तो वो एक सीक्वेंस में जी अमाइनो एसिड्स अटैच है। लेकिन अगर आप उसको कॉइल करें तो वो अल्फा हेलिक्स बन गई। लेकिन अगर आप उसको फोल्ड कर दें, जैसे आप किसी कपड़े को भी तय लगाते हैं, ऐसे अगर आप एक रस्सी को तय लगाते हैं, ठीक है, जब आप उसको तय लगाते हैं, आप उसको फोल्ड करते हैं, तो उस फोल्डिंग को कहेंगे ये बीटा प्लीटेड शीट्स है। ठीक है। तो जो फोल्डिंग होगी वो शीट्स होंगी, और जो क्वाइलिंग हुई हुई है वो अल्फा हेलिक्स है। यानी जब हम अरेंजमेंट के बाद इसकी क्वाइलिंग और फोल्डिंग पे आते हैं तो इसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। हाँ जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल अरेंजमेंट है, और जब वो अरेंज होने के बाद जो एक स्ट्रिंग है अमाइनो एसिड की, एक चेन है, जब उसमें क्वाइलिंग हो रही है, वो फोल्डिंग उसकी हो रही है, तो उसको हम कह रहे हैं ये बीटा बीटा प्लेटेड शीट्स और अल्फा हेलिक्स है। हाँ जी, समझ आई आपको प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की? ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर। हमने जब कॉइलिंग और फोल्डिंग की बात किया ना, तो वो था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन अब जब कॉइलिंग के बाद हम ये बात करते हैं कि कॉइलिंग और फोल्डिंग के बाद प्रोटीन जो हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, 3D में। यानी कोई किसी 3D का मतलब होता है कि आप उसके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, यानी उनको आप 3 डायमेंशन से देख सकते हैं। ठीक है। 3 डायमेंशन यही होती है ना, दाएं बाएं एक डायमेंशन होगी, आगे पीछे दूसरी डायमेंशन होगी, ऊपर नीचे तीसरी डायमेंशन होगी। जब आप किसी चीज को इस तरह 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन को अगर आप 3 डायमेंशंस में जब देख सकते हैं तो उसको कहेंगे ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो हैं, जो एक चेन में अटैच हैं, वो चेन आपस में मुख्तलिफ जगह से आपस में इंटरेक्ट करती है, और इंटरेक्शन कहाँ पे हो रहा होता है? आर चेन्स के दरमियान। ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो ऑरेंज सी आपको एक चेन नजर आ रही है, ठीक है, ये चेन्स के अंदर इमाइनो एसिड्स हैं। अब यहाँ पे इमाइनो एसिड्स शो नहीं किए हुए, लेकिन आप इसको खुद समझ लीजिए कि जिस तरह यहाँ पे आप देखिए कि ये चेन जो है इमाइनो एसिड्स है ना इस चेन में, इसी तरह से जब ये चेन आगे है तो इस चेन में इमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है। अब ये जो बाहर इमाइनो एसिड के बाहर है वो सिर्फ आर चेन्स शो की हुई हैं। ठीक है। अब आर चेन्स जो हैं वो पोलर भी हो सकती हैं और नॉन पोलर भी हो सकती हैं। अगर वो पोलर हैं तो वो हाइड्रोफिलिक हैं, अगर वो नॉन पोलर हैं तो वो हाइड्रोफोबिक हैं। अगर वो हाइड्रोफोबिक हैं तो आप देखिए हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस इस तरह से होंगे कि ये जो चेन है
अच्छा, यहाँ पे मैं असल में यहाँ पे पॉइंटर नहीं शो कर पा रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मैं इसको जूम कर रही हूँ तो आपको अंदाजा होगा कि मेरा मकसद कौन सा आपको पार्ट दिखाना है, जो सेंटर में है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब ये देखिए आर चेन, सी एच के साथ जो सी एच थ्री दो अटैच हैं, ऊपर वाले हिस्से के साथ भी सी एच और सी एच थ्री, कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप जो अटैच हैं, ठीक है, नीचे भी कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ये हाइड्रोफोबिक आर चेन्स हैं। अब ये हाइड्रोफोबिक आर चेन्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं और ये क्या करती हैं, जो ये प्रोटीन है उसके दरमियान में आ जाती हैं, सरफेस पे नहीं रहती, दरमियान में आ जाती हैं। अगर इसी तरह हाइड्रोफोबिक चेन्स आपस में, हाइड्रोफोबिक आर चेन्स जो हैं, आर ग्रुप्स हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दरमियान में आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। अब ये तो आगे दरमियान में छुप गए, जो सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक है वो सरफेस पे आ जाते हैं ग्रुप्स, और वो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग वाटर के साथ। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अच्छा, मैंने ये बात की कि ये जो चेन ऑरेंज सी आपको नज़र आ रही है, ये इमाइनो एसिड की चेन है, ठीक है। हमने बात की थी कि इमाइनो एसिड का, जब हम उसका एक इमाइनो एसिड का हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो उसमें हमने बात की थी कि आर चेन जो है वो डिफरेंट होते हैं, वो पोलर हो सकते हैं, वो नॉन पोलर हो सकते हैं। अब यहाँ पे इमाइनो एसिड्स नहीं शो किए हुए, सिर्फ उनकी आर चेन शो की हुई हैं। अब आप देखिए आर चेन जो सी एच के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, जहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस लिखा हुआ है, ये दो आर चेन्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, दो नॉन पोलर आर चेन्स। जब दो नॉन पोलर आर चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो ये प्रोटीन के अंदर की साइड पे क्लस्टर्ड हो जाती हैं, अंदर की तरफ ये ग्रुपिंग कर लेती हैं, सरफेस पे नहीं रहती, चूंकि हाइड्रोफोबिक है ना, तो वाटर से दूर जाती हैं, प्रोटीन के अंदर छुप जाती हैं, और सरफेस पे हाइड्रोफिलिक इमाइनो एसिड्स रह जाते हैं, ठीक है। और वो जो हाइड्रोफिलिक इमाइनो एसिड्स हैं वो फिर सराउंडिंग वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस जो हैं वो इस टर्शरी स्ट्रक्चर में हो रहे होते हैं। हाँ जी, अब क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? अच्छा, इसके बाद इस एक और इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इनके अलावा एक और इंटरेक्शन कौन सा हो रहा होता है टर्शरी स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। होता ये है कि जो सिस्टीन है, ठीक है, सिस्टीन इमाइनो एसिड्स के अंदर सल्फर होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि चेन चेन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां पे आप देखिए CH2 और S, और चेन आगे जाती जा रही है तो आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है, उससे आगे आप आए तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से पहले आपको डाइसल्फाइड ब्रिज नजर आ रही है, यानी दो सिस्टीन इमाइनो एसिड्स जो हैं उनके जो सल्फर ग्रुप्स हैं, सल्फर मॉलिक्यूल, वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। जब इस तरह से बेसिक जो ये इमाइनो एसिड हैं, सिस्टीन इमाइनो एसिड, इनके सल्फर मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करते हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए? अच्छा, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स भला कैसे बन रहे हैं। एक इमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन है, और दूसरे इमाइनो एसिड के इमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन है, वो आपस में इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। जबकि डाइसल्फाइड ब्रिजेस दो सिस्टीन इमाइनो एसिड्स के जो सल्फर हैं, जब वो आपस में अटैच हो रहे हैं तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन रही हैं। जब हाइड्रोफोबिक आर चेन्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रही हैं तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं, और हाइड्रोफिलिक जो सरफेस पे सराउंडिंग वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो उससे हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं, और ये सारे इंटरेक्शंस बना रहे हैं मिलकर टर्शरी स्ट्रक्चर। हाँ जी, टर्शरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको?
ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने बात करनी है वो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर तक हमने बात की है ना, ये हम एक ही चेन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक चेन की, कि एक चेन का अगर आप सीक्वेंस देख रहे हैं अमीनो एसिड्स का तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अगर उस चेन के अंदर क्वाइलिंग हो रही है और फोल्डिंग हो रही है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर उस चेन के अमीनो एसिड्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको हमने कह दिया ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में जब ये दो मुख्तलिफ चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उसको हम कहते हैं ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक एक चेन थी ना अमीनो एसिड की, और वो आपस में क्वाइल हो रही थी, वो फोल्ड हो रही थी, ठीक है, और आपस में इंटरेक्ट कर रही थी, और उसने टर्शरी स्ट्रक्चर बना दिया। अब जब दो टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिल गए, दो मुख्तलिफ या दो से ज्यादा चेन्स आपस में जब मिल गई तो उसने बना दिया एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें फिर हम हीमोग्लोबिन की एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें हम इंसुलिन की एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसी प्रोटीन्स जिसमें दो चेन्स होती हैं, वो दो चेन्स आपस में इंटरेक्ट करके तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन रहा है दो चेन्स के आपस में इंटरेक्ट करने से। एक चेन थी, उसको हमने टर्शरी स्ट्रक्चर तक पढ़ा कि आपस में उसकी इंटरेक्शन होने से टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया। अब जब दो चेन्स आप वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। जी बोलिए, डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग। हाँ जी, अब बोलिए, आप क्या पूछना चाह रही थी? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? यस मैम, अब आ रही है। अच्छा, मीटिंग दोबारा से बता दें, पहले आवाज़ कोई नहीं आ रही। जी ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, और मीटिंग भी एंड होने वाली है, मैं मीटिंग को दोबारा स्टार्ट करूँगी। ये मेरा ख्याल है ख़त्म करते हैं, कल फिर इससे आगे इंशाल्लाह हम शुरू कर लेंगे, आज बस स्ट्रक्चर पे बात ख़त्म करते हैं। अच्छा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो इसमें ये होता है कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जब मिलती हैं तो फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है। पहले तो हमने बात की ना कि एक सिंपल चेन है, और उसके जब हमने बात की अमीनो एसिड के सीक्वेंस की, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जब वो चेन फोल्ड हुई और क्वाइल हुई तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स बन गई, और जब वही चेन आपस में इंटरेक्ट उसने किया तो टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया। ये एक चेन तक की बात थी। अगर एक से ज़्यादा चेन्स आपस में जुड़ती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में एक से ज़्यादा चेन्स होती हैं, दो चेन्स होती हैं, या जिस तरह से इंसुलिन में दो चेन्स होती हैं, जब इस तरह से चेन्स एक से ज़्यादा चेन्स आपस में जुड़ती हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा आपस में जुड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। हाँ जी, ये समझ आ गई आपको इस बात की? ये देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था, सिंपल अमीनो एसिड आपस में असेंबल हो रहे थे, जब उनकी फोल्डिंग हुई तो उसको हमने कहा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर में उसकी पैकिंग हो गई, यानी आपस में उसने इंटरेक्ट करके कंपैक्ट सा स्ट्रक्चर बन गया, और जब ये जो पैकिंग है, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड चेन्स आपस में अटैच हुई, उन्होंने इंटरेक्ट किया, इस इंटरेक्शन से क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन गया। ठीक हो गया? जी मैम। हाँ जी, कोई ऐसी बात जो अब तक आपको इस आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर में ना क्लियर हुई हो? मैम सब क्लियर है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो फिर मीटिंग एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, अपना प्रोटीन्स